इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 65 साल पहले के एक बहुत ही भयानक समय से होती है। उस दौर में इंसानों के बीच एक बड़ा न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी। वो तबाही इतनी बड़ी थी कि सिर्फ एक ही रात के अंदर पूरी दुनिया की बिजली गुल हो गई और फोन या इंटरनेट जैसे बातचीत के सारे जरिए हमेशा के लिए बंद हो गए। पूरी मानवता एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बर्बादी थी। इसी कठिन समय के दौरान अमेज़न के घने जंगलों में खोजबीन करते समय एक वैज्ञानिक को एक बहुत ही अनोखा पेड़ मिला, जिसे जेनेसिस पेड़ कहा गया। इस पेड़ के फूल में एक जादुई ताकत थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस एक फूल में इतनी ऊर्जा है कि ये पूरी दुनिया की बिजली की जरूरत को अकेले ही पूरा कर सकता है। इस चमत्कारिक खोज के बाद इंसानों ने फिर से अपनी दुनिया को बसाना और नई मशीनें बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने इस ताकत की अहमियत को देखते हुए सभी जेनेसिस पेड़ों को अपने कब्जे में ले लिया, ताकि उन पर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण रहे। लेकिन उस परमाणु युद्ध का एक बहुत बुरा असर भी हुआ था। युद्ध के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे थे, उनमें से 90% बच्चों के शरीर में जन्म से ही कुछ जेनेटिक कमियां होने लगी थी। इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने जेनेसिस पेड़ के फूल का अंश लेकर उसे इंसानों के डीएनए में मिला दिया। इस प्रयोग का नतीजा ये हुआ कि अब हर बच्चा अपनी माँ के पेट से ही कोई न कोई खास ताकत लेकर पैदा होने लगा। समाज में अब लोगों की क्षमताएं बदल गई थी। किसी के सुनने की शक्ति इतनी तेज हो गई कि वो दूर की फुसफुसाहट भी सुन सकता था, तो किसी की नजरों में इतनी ताकत आ गई कि वो मीलों दूर की चीजें साफ देख सकता था। जिन लोगों के पास ऐसी अनोखी ताकतें थीं, उन्हें जेनेटिक्स कहा जाने लगा। इस नई दुनिया में ये लोग राजाओं की तरह ठाठ बाट और सम्मान के साथ रहने लगे। लेकिन हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। लगभग 10% लोग ऐसे भी थे जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर था। उनके शरीर ने इस फूल की शक्ति को अपनाने से मना कर दिया, यानी उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। इन साधारण लोगों को स्पेशल्स नाम दिया गया। इनके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, इसलिए समाज में इन्हें सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए रखा गया, जैसे साफ सफाई करना या मशीनों की देखरेख करना। कहानी आगे बढ़ती है और अब हम जेनेसिस इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात क्लोई से होती है, जो एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ के क्लास ट्रिप पर आई है। वहीं दूसरी ओर उसका साथी लियोन, जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है, वहाँ एक मेंटेनेंस वर्कर का भेष बदलकर पहुंचता है। जैसे ही लियोन को मौका मिलता है और सबका ध्यान भटकता है, वो एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करके एक बंद दरवाजा खोल देता है और इंस्टीट्यूट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल हो जाता है। लियोन ने अपने पास मौजूद मैप की जांच की और उसे पता चला कि पास में ही 2 गार्ड पहरा दे रहे हैं। उनसे बचने के लिए उसने एक छोटी सी चूहे जैसी दिखने वाली खिलौना मशीन वहां छोड़ी। जैसे ही गार्ड्स की नजर उस पर पड़ी, वे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस चूहे को पकड़ा, उसके अंदर से स्लीपिंग गैस निकली, जिससे दोनों गार्ड्स तुरंत बेहोश हो गए। लियोन ने उनके पास से चाबियां उठाई और वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंच गया। वहां उसने एक गैस टैंक जोड़ दिया, जिससे पूरी पाइपलाइन के जरिए लैब में गैस फैल गई और वहां काम कर रहे सभी वैज्ञानिक भी बेहोश हो गए। लियोन ने खुद को बचाने के लिए मास्क पहना और लैब के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी कोड गलत निकला। उसने तुरंत क्लोई को फोन किया और उसे सही कोड ढूंढने को कहा। इस दौरान मुख्य लॉबी में क्लोई ने कुछ लड़कों को स्पेशल्स का मजाक उड़ाते सुना। वे कह रहे थे कि ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। ये सुनकर क्लोई को गुस्सा आ गया और उसने उनसे बहस शुरू कर दी। आसपास के दूसरे बच्चे भी उन्हें उकसाने लगे और माहौल गर्म हो गया। शोर सुनकर एक गार्ड वहां बीच बचाव के लिए आया। क्लोई ने बहुत चतुराई दिखाई और बेचारी बनकर गार्ड से मदद मांगने का नाटक किया। इसी बहाने उसने बहुत सफाई से गार्ड की जेब से उसकी नोटबुक निकाल ली। उस नोटबुक में उसे वो सही कोड मिल गया, जो उसने तुरंत लियोन को भेज दिया। कोड मिलते ही लियोन लैब के अंदर पहुंच गया। वहां उसने अपनी माँ की एक पुरानी घड़ी निकाली। उस घड़ी पर एक बहुत सुंदर बात लिखी थी, हम सब एक हैं और हम सब बराबर हैं। इन शब्दों ने लियोन का हौसला बढ़ा दिया। उसने एक लीवर खींचा, जिससे मशीन का हिस्सा खुला और उसके सामने असली जेनेसिस पेड़ देखा। लियोन ने एक पुराना औजार निकाला और उस पेड़ के चारों तरफ लगे शीशे में छेद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, पेड़ ने अपने बचाव में कई नुकीले कांटे उसकी तरफ दागे और पूरी बिल्डिंग में खतरे का अलार्म बजने लगा। जोखिम के बावजूद लियोन ने उस बेशकीमती फूल को एक नीले कैप्सूल में सुरक्षित पैक कर लिया। पूरे इंस्टीट्यूट में घोषणा होने लगी कि बिल्डिंग को अपूरी लॉकडाउन किया जा रहा है और सबको फौरन बाहर निकलना होगा। क्लोई वहां लियोन का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे बाकी छात्रों के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। खुशनसीबी से लियोन भी समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। बाहर भीड़ में लियोन ने जानबूझकर क्लोई को टक्कर मारी, जिससे उसका टेडी बियर नीचे गिर गया। टेडी को वापस उठाने के बहाने उसने बड़ी चालाकी से वो कैप्सूल टेडी बियर के अंदर छिपा दिया। जब गार्ड्स ने लियोन की तलाशी ली, तो उन्हें उसकी जेब से सिर्फ वही पुरानी घड़ी मिली। उन्होंने घड़ी पर लिखे संदेश का मजाक उड़ाया और लियोन को एक फ्रीक कहकर बेइज्जत किया। एक गार्ड बहुत बारीकी से सभी छात्रों की चेकिंग कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो दुर्लभ फूल क्लोई के
टेडी बियर के अंदर छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर लगे एक बहुत बड़े पब्लिक स्क्रीन के पास खड़े होकर खबरें देखने लगे। स्क्रीन पर सेनेटर फ्रैंक जनता को संबोधित कर रहा था। वो कह रहा था कि हमें फूल की शक्ति का फायदा उठाने के लिए बच्चे के जन्म का इंतजार क्यों करना चाहिए। हम इस जादुई फूल का इस्तेमाल लोगों के पैदा होने के बाद भी तो कर सकते हैं, ताकि हर किसी को विशेष शक्ति मिल सके। उसके बाद वहाँ की मशहूर सिंगर मीरा स्टेज पर आई। उसने घोषणा की कि वो उन स्पेशल्स के इलाके में एक फ्री टूर करने जा रही है। उसका कहना था कि वो चाहती है कि समाज के दोनों वर्ग एक साथ मिलकर रहें। लियोन ने अब अपना हुलिया बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने क्लोई को समझाते हुए कहा कि ये नेता और बड़े सेलिब्रिटी सिर्फ दिखावा और ड्रामा करते हैं, असलियत में उन्हें हम जैसे गरीब और साधारण लोगों की कोई फिक्र नहीं है। उसने उदाहरण दिया कि अभी कुछ ही देर पहले सड़क पर एक गरीब आदमी को सिर्फ इसलिए खाने की दुकान से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। तभी उनकी नजर एक सफाई कर्मचारी पर पड़ी जो खिड़की के शीशे पर लिखी एक बात को मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये इस बात का सबूत था कि लोग इस भेदभाव से तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ सिंगर मीरा का मैनेजर उसे समझा रहा था कि हालात काफी बिगड़ रहे हैं। उसने कहा कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पहले से ही बहुत असुरक्षित इलाका है, वहाँ बहुत भीड़ होगी और खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वहाँ लोगों को ऑटोग्राफ देने का प्रोग्राम कैंसिल करना ही बेहतर है। मीरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में कहा कि अगर मैं लोगों के बीच नहीं जाऊंगी तो एकता कैसे आएगी। उसने कार्यक्रम रद्द करने से साफ मना कर दिया। जब शाम को क्लोई और लियोन अपने घर की तरफ जाने लगे तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के गेट पर तैनात गार्ड्स ने उनकी आईडी की बारीकी से जांच की। लियोन जब कुछ सामान खरीदने दुकान पर गया तब क्लोई टीवी पर सेनेटर फ्रैंक का एक इंटरव्यू देख रही थी। अब फ्रैंक दावा कर रहा था कि उसने एक ऐसी दवा तैयार कर ली है जिससे वे 10% लोग जिनके शरीर ने पहले फूल की शक्ति को नहीं अपनाया था, वे भी अब विशेष शक्तियां पा सकेंगे। क्लोई ये सुनकर बहुत उत्साहित और खुश हुई, लेकिन जब लियोन वापस आया तो उसने कड़वे शब्दों में कहा कि ये सब एक सफेद झूठ है और लोगों को बहकाने की साजिश है। वे दोनों अपने घर पहुंचे जो असल में एक छोटी सी वर्कशॉप थी। वहाँ क्लोई अलग अलग तरह के छोटे पौधे उगाती थी और लियोन मशीनों और उपकरणों मरम्मत करता था। लियोन उन जेनेसिस फूलों का इस्तेमाल एक नेक काम के लिए करता था। वो फूलों के उन हिस्सों को निकालता था जिनमें ऊर्जा होती थी और उनकी मदद से अपाहिज लोगों के लिए नकली हाथ पैर बनाता था। उसका मकसद उन लोगों को फिर से चलने फिरने के काबिल बनाना था ताकि वे एक सामान्य जिंदगी जी सकें। इन उपकरणों को बेचकर जो पैसा मिलता उसी से उनका रोज का गुजारा चलता था। तभी लियोन के पास जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से एक फोन आया जो अमीर और शक्तिशाली लोगों का इलाका था। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसे अपनी कोई मशीन ठीक करवानी है। क्लोई ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि हम किसी के घर जाकर काम नहीं करते, आपको दुकान पर ही आना होगा। लेकिन जैसे ही लियोन ने सुना कि वो आदमी काम के बदले 3 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार है तो वो मान गया। क्लोई ये सुनकर डर गई क्योंकि उस हाई प्रोफाइल इलाके में जाना गैर कानूनी और खतरनाक था। लेकिन लियोन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि उसे अंदर जाने के सारे गुप्त रास्ते पता है और वो गार्ड्स की नजरों से बचकर सुरक्षित वापस आ जाएगा। लियोन और क्लोई काम के सिलसिले में एक आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट पे पहुंचे। वहाँ के कुक ने उन्हें सावधानी से पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाया। वो कुक भी उन्हीं की तरह एक स्पेशल था जो चलने फिरने में लाचार था, लेकिन वो एक मैकेनिकल सूट की मदद से खड़ा हो पाता था और अपना काम करता था। लियोन वहाँ उसी सूट की मरम्मत करने के लिए आया था। लियोन अभी अपना काम खत्म कर ही रहा था कि अचानक वहाँ एंटी जेनेटिक्स नाम की एक खतरनाक गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। उन्होंने सबसे पहले पूरे रेस्टोरेंट की बिजली काट दी ताकि अंधेरे का फायदा उठा सकें। लियोन ने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया। कुक ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग यही रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ कि बिजली क्यों गुल हुई है और साथ ही मैं तुम्हारे पैसे भी ले आऊंगा। बाहर का नजारा बहुत खौफनाक था। वो गैंग पूरे रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ मचा रही थी और जिन लोगों के पास विशेष शक्तियां थी उन्हें चुन चुन कर मार रही थी। कुछ ही पलों में पूरा रेस्टोरेंट शमशान बन गया था। गैंग का लीडर बड़े गर्व से दीवार पर नफरत भरे संदेश लिखने लगा। तभी वो कुक किसी तरह वापस किचन में पहुंचा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और फिर उसकी मृत्यु हो गई। क्लोई और लियोन बुरी तरह डर गए। उन्होंने पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कोई बड़ा रिस्क लेना ही था। लियोन ने क्लोई से कहा, मेरी मदद करो, मुझे ये कुक वाला मैकेनिकल सूट पहनना होगा। तभी गैंग के 2 आदमी किचन की तलाशी लेने अंदर आए। क्लोई और लियोन अंधेरे में छिपकर बैठ गए, इसलिए उन गुंडों को सिर्फ कुक की लाश दिखाई दी। वे गुंडे दीवार पर कुछ लिखते हुए आपस में बात कर रहे थे कि कल एक छोटा ट्रेलर होगा और उसके अगले दिन वे कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनमें से एक गुंडे ने अपना सुझाव देने की कोशिश की, लेकिन उनके बॉस ने तुरंत उसे चाकू दिखाकर चुप करा दिया और धमकी दी कि प्लान में कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाने से पहले एक गुंडे के हाथ से एक कागज जमीन पर गिर गया। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, क्लोई ने फुर्ती से वो कागज उठा लिया। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई दी और गुंडे वहां से भागने लगे। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक लियोन के मैकेनिकल सूट ने अपना नियंत्रण खो दिया। सूट में तकनीकी खराबी आ गई और उसने लियोन को जबरदस्ती खड़ा कर काउंटर की तरफ पटक दिया। आवाज सुनकर 2 गुंडे वापस किचन में आ गए। लियोन ने अपनी
हिम्मत जुटाई और सूट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए किचन के बर्तनों और उबलते हुए गर्म पानी से उन पर हमला कर दिया। उस जबरदस्त लड़ाई के दौरान गैंग के बॉस के चेहरे से नकाब हट गया और क्लोई व लियोन ने उसका चेहरा देख लिया। गुंडों ने लियोन को काउंटर पर दबोच लिया। तभी क्लोई उसे बचाने के लिए गुंडों पर कूद पड़ी। लियोन ने मौका पाकर गुंडों की आंखों में आटा फेंक दिया, जिससे उन्हें दिखना बंद हो गया। लियोन और क्लोई वहां से बाहर निकलने के लिए भागे। सूट की ताकत की मदद से लियोन ने बंद दरवाजा तोड़ दिया। वे दोनों जान बचाकर उस मौत के कुएं से बाहर निकलने में सफल रहे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद लियोन के लिए उस भारी और खराब हो चुके सूट में चलना लगभग नामुमकिन हो गया था। क्लोई ने बड़ी मुश्किल से उसे सहारा दिया और संभालते हुए एक अंधेरी गली में ले गई। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उनके पास से ही गुजरी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वे दोनों उनकी नजरों से बच गए। क्लोई ने सूट की जांच की और पाया कि लड़ाई के दौरान इसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई है। कोई और रास्ता ना होने के कारण क्लोई ने खुद को लियोन का सहारा बनाया और उसे धीरे धीरे खींचते हुए घर तक ले आई। अगली सुबह जब उन्होंने टीवी चालू किया तो हर तरफ रेस्टोरेंट वाले हमले की ही चर्चा थी। रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी दे रहे थे। तभी स्क्रीन पर सिक्योरिटी कैमरे की एक धुंधली तस्वीर दिखाई गई, जिसमें लियोन और क्लोई भागते हुए दिख रहे थे। मीडिया ने बिना सच्चाई जाने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शायद ये दोनों भी उस अपराधी गैंग के ही सदस्य हैं। पुलिस को उनकी पहचान बताने के लिए सारी जानकारी जुगाड़ की जाने लगी। ये देखकर स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन ह्यूज को बहुत गुस्सा आया। उसने टीवी पर घोषणा की, इन बिना शक्तियों वाले लोगों के इलाके में जुर्म हद से ज्यादा बढ़ गया है। हम बहुत जल्द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पर धावा बोलेंगे और अपराधियों को सबक सिखाएंगे। टीवी स्क्रीन देखते ही लियोन और क्लोई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कैप्टन ह्यूज को पहचान लिया था। वो वही आदमी था जिसका चेहरा उन्होंने पिछली रात लड़ाई के दौरान देखा था। वही उस खूंखार एंटी जेनेटिक्स गैंग का असली सरगना था। क्लोई ने वो कागज खोला जो उसने किचन से उठाया था। वो सिंगर मीरा के आने वाले बड़े कॉन्सर्ट का एक पर्चा था, जिसके पीछे एक गुप्त नक्शा बना हुआ था। वे तुरंत समझ गए कि वो गैंग इस बड़े कॉन्सर्ट पर हमला करने वाली है और इसका सारा इल्जाम बेकसूर स्पेशल्स पर डाल दिया जाएगा, ताकि लोगों के मन में उनके प्रति नफरत और बढ़ जाए। पकड़े जाने के डर से लियोन घबरा गया और अपना सामान बांधने लगा ताकि वे तुरंत शहर छोड़कर भाग सकें। लेकिन क्लोई का मन कचोट रहा था। उसने लियोन को रोकते हुए कहा, भैया, हमें उन निर्दोष लोगों को बचाना होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों को पता है कि हमला कहां और कब होने वाला है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। क्या हम अपनी आंखों के सामने ऐसा होने दे सकते हैं? लियोन ने हार मानते हुए दुखी होकर कहा, क्लोई, हकीकत को समझो। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसका निचला शरीर काम नहीं करता और तुम महज एक 12 साल की छोटी बच्ची हो। हम इतने बड़े खतरे के सामने क्या ही कर लेंगे। लियोन की बेबसी और कड़वी बातें सुनकर क्लोई की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और दुख में चिल्लाकर कहा, भैया, आप बहुत खुदगर्ज हो गए हैं। इतना कहकर वो रोती हुई घर से बाहर भाग गई। लियोन अपनी व्हील चेयर पर होने के कारण उसे चाहकर भी पकड़ नहीं पाया। अकेलेपन में लियोन को अपने बचपन का वो डरावना मंजर याद आने लगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि एक कम उम्र का लियोन चुपके से अपने पिता के दफ्तर में घुसकर अपनी मेडिकल फाइल देख रहा था। उसे वहां पता चला कि वो एक स्पेशल है और उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जब उसके पिता को ये सच पता चला कि उनका अपना बेटा एक साधारण इंसान है, तो उन्होंने प्यार दिखाने के बजाय उसे पकड़कर सजा दी। अपने पिता की नफरत और अपनी माँ की दी हुई वो पुरानी घड़ी जिस पर बराबरी का संदेश लिखा था, उन्हें देखकर लियोन के भीतर की सोई हुई हिम्मत जाग गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वो और नहीं डरेगा और कुछ न कुछ जरूर करेगा। कुछ घंटों के बाद क्लोई जब घर लौटी तो उसने देखा कि लियोन पूरी लगन के साथ उस मैकेनिकल सूट की मरम्मत कर रहा है। क्लोई ने उसकी मदद की और लियोन को वो भारी सूट पहनने में सहारा दिया। सूट पहनने के बाद लियोन ने अपने हाथ पैर चलाकर देखे। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया था कि वो कैप्टन ह्यूज को पकड़कर दुनिया के सामने उसका असली चेहरा लाएगा और उससे उसके सारे गुनाह कबूल करवाएगा। लियोन ने वर्कशॉप में पड़े कबाड़ और लोहे के टुकड़ों से अपने लिए कुछ खतरनाक हथियार तैयार किए और अपनी बढ़ी हुई ताकत का नमूना दिखाया कि कैसे वो लोहे की मोटी छड़ों को भी मोड़ सकता है। क्लोई ने देखा कि सूट के अंदर कुछ खास पाइप और तारें हैं, तो वो तुरंत एक खास केमिकल बनाने के लिए दौड़ी ताकि सूट में लगे हुए गुप्त हथियारों को एक्टिवेट किया जा सके। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से यानी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में मशहूर सिंगर मीरा का कॉन्सर्ट चल रहा था। मीरा को अपने बीच पाकर लोग खुशी से बेकाबू हो गए। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंस को धक्का देने लगे। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी किसी तरह भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ, मीरा अपनी बस की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक वहां सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड्स ने गद्दारी कर दी और मीरा के असली गार्ड्स और उसके मैनेजर पर हमला करके उन्हें मार गिराया। देखते ही देखते वहां विद्रोहियों के ट्रक पहुंच गए।
और वे दीवारों पर अपनी गैंग के नफरत भरे संदेश लिखने लगे। कैप्टन ह्यूज ने मीरा को पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक उसी वक्त लियोन अपना सूट और मास्क पहनकर वहां पहुंच गया। वो बहादुरी दिखाते हुए बालकनी से सीधे नीचे कूदा और गैंग के गुंडों पर हमला कर दिया। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज हुई। क्लोई ने जो केमिकल तैयार किया था उसकी वजह से सूट के हथियारों से गोलियों के बजाय तेजी से जेनेसिस पौधे और बेलें उगने लगी। ये नजारा देखकर गुंडे जोर जोर से हंसने लगे और लियोन का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन लियोन डरा नहीं। उसने उन चमत्कारिक पौधों का ही इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया। उसने पौधों से एक जहरीली गैस छोड़ी जिससे एक गुंडा तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा आदमी पौधों की मजबूत बेलों में बुरी तरह फंस गया। इसी बीच क्लोई एक गाड़ी चोरी करके वहां पहुंची और उसने मीरा को चिल्लाकर आवाज लगाई कि वो गाड़ी में आ जाए। दूसरी तरफ लियोन अकेला कैप्टन ह्यूज और उसके दर्जनों आदमियों से मार पीट कर रहा था। शुरुआत में तो लियोन ने सूट की ताकत से गुंडों पर मजबूत मुक्के बरसाए और उन्हें धूल चटा दी, लेकिन जल्द ही पूरी गैंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जमीन पर गिराकर उसे ही धूल चटाने लगे। लियोन की जान खतरे में देख क्लोई ने हिम्मत दिखाई और गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर एक गुंडे को जोरदार टक्कर मार दी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लियोन फुर्ती से गाड़ी के अंदर बैठ गया। मीरा डरी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उस वक्त उसे कुछ भी समझाने का समय नहीं था। क्लोई ने बिना देर किए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उन सबको मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित वहां से ले गई। जान बचाकर भागने के बाद लियोन और क्लोई ने फुर्ती से अपने घर पहुंचकर अंदर से सारे दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए। बाहर सड़कों पर खौफ का माहौल था। गैंग के आदमी हर कोने में उनकी तलाश कर रहे थे और किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते थे। घर के अंदर मीरा ने देखा कि गुंडों से लड़ते वक्त लियोन को काफी चोटें आई हैं और वो दर्द से कराह रहा है। मीरा ने तुरंत अपनी घबराहट को किनारे रखा और लियोन के जख्मों को साफ करके उन पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। उसने बताया कि संगीत की दुनिया में आने से पहले उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, इसलिए उसे फर्स्ट एड की अच्छी जानकारी है। इसी बीच क्लोई ने अपनी ड्राइंग बुक निकाली और लियोन का एक चित्र बनाया। उसने लियोन को फूलों से ढके हुए एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया था। लियोन को अपना ये फ्लावर हीरो वाला रूप जरा भी पसंद नहीं आया और उसने मुंह बना लिया। लेकिन मीरा को वो ड्राइंग बहुत प्यारी लगी और उसने लियोन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये तो वाकई बहुत शानदार है, तुम इसमें बिल्कुल हीरो लग रहे हो। हंसी मजाक के बाद माहौल फिर से गंभीर हो गया। लियोन ने मीरा को कैप्टन ह्यूज की असलियत बताई कि कैसे वो कानून का रखवाला होने का नाटक करता है, जबकि असल में वही उस हिंसक गैंग का लीडर है। ये सब सुनकर मीरा दंग रह गई। उसने कहा, ये तो बहुत डरावना है, मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना होगा। कल मुझे फैमिली सेंटर में सेनेटर फ्रैंक के साथ एक बहुत बड़े कार्यक्रम में शामिल होना है। लियोन ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसे शक हुआ कि एंटी जेनेटिक्स गैंग का अगला निशाना पक्का सेनेटर फ्रैंक ही होंगे। उसने तर्क दिया कि अगर उन्होंने आज मीरा पर हमला किया है तो वे कल फ्रैंक को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल ये गैंग इस विचार के सख्त खिलाफ थी कि जन्म के बाद दवाओं या फूलों के जरिए इंसानों के शरीर में बदलाव किए जाएं। उनका मानना था कि प्रकृति ने जिसे जैसा पैदा किया है उसे वैसा ही रहना चाहिए। मीरा चाहती थी कि वो तुरंत पुलिस के पास जाए और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे, लेकिन लियोन ने उसे रोकते हुए समझाया कि ऐसा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा, क्योंकि ह्यूज खुद पुलिस का एक बड़ा कमांडर है और पूरी फोर्स उसके इशारे पर काम करती है। अब उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मिलकर खुद ही उस गैंग को रोकने का एक मास्टर प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मीरा और लियोन फैमिली प्लानिंग सेंटर गए, जैसे वो कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो जो अब बच्चे करना चाहते हैं। मीरा फेमस थी तो उसने डॉक्टर से कहा कि सर, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली और ना ही किसी को आज तक अपने पति के बारे में बताया, क्योंकि मैं मीडिया से अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। लियोन ने डॉक्टर को जैसे तैसे मना लिया कि वो उन्हें अपनी फैसिलिटी का एक टूर दे। इस सब के दौरान लियोन ने बड़ी चालाकी से एक चाबी चुरा ली। फिर उसने वहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान भटकाया, ये कहकर कि मीरा अब सबके लिए परफॉर्म करेगी। ये कहकर उन्होंने सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एंटी जेनेटिक्स गैंग के लोग धावा बोल देते हैं। लियोन बिना डरे लॉबी में ही उनसे भिड़ गया। जब कई गुंडे एक साथ उस पर टूट पड़े तो लियोन ने अपने बनाए हुए गैस बमों का इस्तेमाल किया। वे बम इतने शक्तिशाली थे कि उनकी गैस से गुंडों के चेहरे पर लगे मास्क तक पिघलने लगे। शुरू में लियोन अपनी तकनीक और हिम्मत से उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे गुंडों की बढ़ती संख्या उस पर भारी पड़ने लगी। उन्होंने लियोन को घेर कर जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से उसे पीटने लगे। गैंग के लीडर ह्यूज ने नफरत के साथ लियोन का नकाब उतारा और उसके चेहरे पर तब तक मुक्के बरसाए जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। तभी ऐन वक्त पर सेनेटर फ्रैंक की भारी सिक्योरिटी वहां पहुंच गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को देखते ही गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग निकले। मीरा ने घायल लियोन को बताया कि उसने ही चुपके से फ्रैंक को फोन करके मदद मांगी थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि लियोन अकेला इतने सारे गुंडों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। होश में आते ही लियोन ने हैरान होकर पूछा कि सुरक्षा गार्डों ने भागते हुए गुंडों का पीछा क्यों नहीं किया। तभी वहां सेनेटर फ्रैंक खुद आए और बोले, क्योंकि तुम हमारे लिए उन गुंडों को पकड़ने से
कहीं ज्यादा जरूरी थे। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सच बाहर आता है। पता चलता है कि सेनेटर फ्रैंक ही लियोन के सगे पिता हैं। ये सुनकर क्लोई का दिल टूट गया और वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस भाई को वो अपना सब कुछ मानती थी, उसने आज तक उससे इतना बड़ा झूठ बोला कि उसके पिता मर चुके हैं। वो गुस्से और दुख में रोती हुई वहां से भाग गई। जैसे ही वहां मीडिया और रिपोर्टर्स के कैमरे पहुंचे, सेनेटर फ्रैंक का राजनेता वाला रूप जाग उठा। उसने खून से लथपथ लियोन को सहारा दिया और कैमरों के सामने खड़े होकर चुनावी भाषण देने लगा। उसने कहा, मेरा बेटा इस बात का जीता जागता सबूत है कि शक्तियों वाले और बिना शक्तियों वाले लोगों के बीच की दूरियां कितनी बढ़ गई हैं। अगर आप इस भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं तो कल अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना। लियोन ये देख रहा था कि उसके पिता उसकी चोटों का इस्तेमाल भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे थे। घटना के करीब एक हफ्ते बाद पूरे शहर में एक बड़ी घोषणा की गई। सेनेटर फ्रैंक का वो प्रोजेक्ट जिसका मकसद सबको बराबर की शक्ति देना था, उसे लगभग हर किसी ने अपनी मंजूरी दे दी थी। देखते ही देखते बहुत सारी सरकारी बसें स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गईं। वहां रहने वाले सभी लोगों को शहर से दूर एक बड़े मेडिकल कैंप में ले जाया गया। सरकार का दावा था कि इस इलाज के बाद उन 10% लोगों के शरीर में भी कोई कमी नहीं रहेगी और वे भी बाकी लोगों की तरह ताकतवर बन जाएंगे। इस योजना के तहत ये भी तय हुआ कि अब समाज में कोई बंटवारा नहीं होगा। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की दीवारें गिरा दी जाएंगी और सभी लोग एक साथ बिना किसी रोक टोक के रह सकेंगे। उधर मेडिकल सेंटर में लियोन धीरे धीरे अपनी चोटों से उबर रहा था। होश में आते ही उसके मन में सबसे पहला ख्याल क्लोई का आया। उसने व्याकुल होकर अपने पिता से पूछा कि क्लोई कहाँ है, लेकिन फ्रैंक ने मायूसी से जवाब दिया कि उसकी टीम ने बहुत कोशिश की पर वे उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। जब लियोन ने कैप्टन ह्यूज के बारे में सवाल किया और उसके गुनाहों की बात उठाई तो फ्रैंक ने बहुत ही चतुराई से बात घुमा दी। उसने कहा, बेटा तुम इन सब फालतू बातों की फिक्र छोड़ो, मेरा पूरा ध्यान अभी सिर्फ तुम्हारा इलाज करने पर है ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। लियोन का दिल कड़वाहट से भर गया। उसने अपने पिता को वो दर्दनाक दौर याद दिलाया जब उन्होंने लियोन की मां का इलाज करने की कोशिश की थी और उस प्रयोग के कारण उनकी जान चली गई थी। ये सुनकर फ्रैंक की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी गलती मानते हुए लियोन से माफी मांगी और एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि लियोन की मां ने मरते वक्त उसके लिए एक पत्र छोड़ा था। फ्रैंक ने कहा, मैं आज तक वो लेटर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे और नफरत करने लगोगे। जब तक मैं खुद को तैयार कर पाता तब तक तुम घर छोड़कर जा चुके थे। लियोन ने कांपते हाथों से अपनी मां का वो आखिरी पत्र खोला। पत्र में उसकी मां ने लिखा था कि उसे मजबूरी में उन सब को छोड़कर जाना पड़ा जिसके लिए वो दिल से माफी चाहती है। मां की आखिरी इच्छा थी कि लियोन एक नेक और अच्छा इंसान बने। अपनी मां के इन आखिरी शब्दों को पढ़कर लियोन खुद को संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी मीरा वहां आई। उसने लियोन का हाथ थामा और उसे थोड़ा शांत महसूस कराने के लिए व्हीलचेयर पर बाहर खुली हवा में ले गई ताकि वो इस भारी दुख से थोड़ा उबर सके। बाहर टहलते हुए लियोन की नजर अचानक क्लोई पर पड़ी। उसने बिना देर किए अपनी छोटी बहन से माफी मांगी। क्लोई का गुस्सा भी अब ठंडा हो चुका था क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी। लियोन ने उसे अपने मन का डर बताया। उसे पक्का यकीन था कि ये सारे हमले खुद फ्रैंक नहीं करवाए थे ताकि डर का माहौल पैदा करके वो अपने प्रोजेक्ट को मंजूरी दिला सके। लेकिन फ्रैंक को बेनकाब करने के लिए उन्हें ठोस सबूतों की जरूरत थी। तभी क्लोई को एक तरकीब सूझी। उसने एक ऐसे आदमी से मदद ली जिसकी नकली आंख में कैमरा लगा था। क्लोई ने वो कैमरा उससे ले लिया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने अगले मरीज का नाम पुकारा। इसी बीच क्लोई चुपके से लैब के वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस गई और वहां से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अंदर कैप्टन ह्यूज और सेनेटर फ्रैंक अकेले में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर ये पूरी तरह साफ हो गया कि उन दोनों ने मिलकर ही इस पूरे खूनी खेल की योजना बनाई थी। फ्रैंक कुछ मरीजों को बेहोश कर रहा था और साथ ही ह्यूज को अपना असली प्लान समझा रहा था। फ्रैंक असल में इन स्पेशल लोगों के दिमाग से एक खास तरह का जीन निकालना चाहता था। उसका इरादा उस जीन को उन ताकतवर लोगों के शरीर में डालना था जिनके पास पहले से शक्तियां हैं। फ्रैंक का मानना था कि ये इंसानों के विकास का अगला कदम होगा जिससे लोग हमेशा जवान बने रहेंगे और उम्र का उन पर कोई असर नहीं होगा। उसे उन साधारण और अपाहिज लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए वे लोग सिर्फ एक साधन थे जिनका इस्तेमाल वो उस खास जीन को हासिल करने के लिए करना चाहता था। थोड़ी देर बाद क्लोई ने टेंट में मौजूद सभी लोगों को वो गुप्त रिकॉर्डिंग सुनाई। सच्चाई जानकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए और वो उन सभी स्पेशल्स से माफी मांगने लगी क्योंकि उसे फ्रैंक की इस भयानक साजिश के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। लियोन ने अपनी मां के संदेश को सबके सामने दोहराया कि हम सब बराबर हैं, हम में कोई कमी नहीं है और हम भी इंसान हैं। उसकी इन बातों ने लोगों के अंदर सोई हुई हिम्मत जगा दी और वे अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हो गए। लियोन ने कहा कि उसे किसी भी तरह अपना मैकेनिकल सूट वापस चाहिए, जिस पर क्लोई ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने पहले ही गोदाम की चाबियां चुरा ली हैं। अगले दिन जब सेनेटर फ्रैंक और कुछ नर्सें लियोन के कमरे में उसका इलाज करने के बहाने घुसे
तो लियोन तैयार था। उसने बिस्तर की चादर के नीचे पहले से ही अपना सूट पहन रखा था। उसने फुर्ती से अपने पिता को दबोच लिया और नर्सों के हाथ से वो जहरीला इंजेक्शन छीन लिया। फ्रैंक ने फिर से उसे बहलाने की कोशिश की और कहा, बेटा मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। लेकिन लियोन ने उसे दो टूक जवाब दिया, तुम पिता नहीं बल्कि एक हैवान हो। लियोन ने फ्रैंक को कमरे में ही बंद कर दिया और क्लोई से थोड़ा बारूद लेकर सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा। वहां उसने गार्ड्स को धूल चटाई, लेकिन एक गार्ड ने मौका पाकर खतरे का अलार्म बजा दिया। दूसरी तरफ क्लोई ने कैमरा कंप्यूटर से जोड़ दिया ताकि वो सारी रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस और मीडिया को भेज सके। लियोन के युद्ध पर जाने से पहले मीरा ने उसे हिम्मत दी और वापस लौटने का वादा लिया। जल्द ही एंटी जेनेटिक्स गैंग के साथ कैप्टन ह्यूज वहां पहुंच गया। लियोन और बाकी स्पेशल्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। स्पेशल्स लोगों के पास बंदूकों के बजाय सिर्फ बर्तन, लोहे के पाइप और डंडे जैसी चीजें थीं, लेकिन उनकी एकता और बड़ी संख्या की वजह से वे गुंडों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लियोन का सूट उसे एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने की ताकत दे रहा था, लेकिन पासा तब पलटा जब ह्यूज ने हथियारों से लैस अपनी और फोर्स को बैकअप के लिए बुला लिया। गोलियों की बौछार के सामने कई मासूम लोग गिरने लगे। लियोन और ह्यूज के बीच आमने सामने की जंग शुरू हुई। कुछ देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद ह्यूज ने लियोन को जमीन पर पटक दिया। अपनी जान और मिशन को बचाने के लिए लियोन ने वहां से भागकर खुद को बचाने की कोशिश की। सिक्योरिटी रूम में हालात बहुत खराब थे। एक गुंडे ने मीरा को दबोच लिया और उसका गला दबाने लगा। तभी एक स्पेशल व्यक्ति वहां मसीहा बनकर पहुंचा और उसने फुर्ती से उस गुंडे को ढेर कर दिया। इसी बीच कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग अपलोड होने की प्रक्रिया पूरी हो गई और क्लोई ने बिना देर किए पुलिस को सारी जानकारी भेज दी। दूसरी ओर लैब के अंदर लियोन की हालत खराब थी। वो घायल होकर जमीन पर रेंग रहा था। तभी ह्यूज ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। मेजों और मशीनों के बीच में उन दोनों की जानलेवा लड़ाई शुरू हुई। लियोन ने हिम्मत नहीं हारी और जेनेसिस पेड़ की मशीन का हिस्सा खोल दिया। उसने एक भारी चीज उठाकर कांच पर दे मारी, जिससे उसमें दरार आ गई। ह्यूज जब लियोन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, तभी लियोन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और पेड़ से एक फूल तोड़ लिया। उसे पता था कि फूल तोड़ते ही पेड़ बचाव में नुकीले कांटे छोड़ता है। कांटे सीधे ह्यूज के चेहरे पर जा लगे और वो वहीं ढेर हो गया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने सेनेटर फ्रैंक के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लैब से पुलिस को साजिश के ढेरों सबूत मिले। मैदान साफ होने के बाद क्लोई और मीरा भागती हुई लियोन के पास पहुंची। लियोन को सुरक्षित देखकर सबकी जान में जान आई और इस बार लियोन ने सबके सामने मीरा के प्रति अपना प्यार जाहिर किया। एक हफ्ते के अंदर ही पूरी दुनिया के सामने सेनेटर फ्रैंक का काला चेहरा आ चुका था। हर न्यूज चैनल पर इसी धोखे की चर्चा थी। लोग एक नकाबपोश हीरो की बातें कर रहे थे जिसने सबकी जान बचाई। कुछ लोग कह रहे थे कि वो फ्रैंक का ही बेटा है, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फ्रैंक मौका पाकर वहां से फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद सरकार ने भेदभाव वाली अपनी पुरानी नीतियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब जेनेटिक्स और स्पेशल्स के बीच की दीवारें गिर चुकी थीं और हर कोई आजादी से कहीं भी आ जा सकता था। लड़ाई के दौरान मीरा के गले को नुकसान पहुंचा था, जिस वजह से अब वो पहले की तरह गा नहीं सकती थी, लेकिन वो लियोन के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। कहानी के बिल्कुल अंत में हम देखते हैं कि अपराधी फ्रैंक अभी भी पकड़ा नहीं गया है। वो दूर कहीं अंधेरे में छिपकर नफरत भरी नजरों से अपने बेटे को देख रहा है। अगर मेरी कहानी सुनाने का अंदाज आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।